कभी कभी पुलिस के सामने भी कुछ ऐसा केस आ जाता है जिन्हें सॉल्व करना उनके लिए भी आसान नहीं होता है। दरअसल आज की कहानी में पुलिस को 2 ऐसे डेड बॉडीज मिलता है जिनका सर ही मौजूद नहीं होता है, पर फिर भी पुलिस अपनी कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार 25 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों को हिरासत में लेकर के आती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संभल, और इसी संभल का एक गांव आता है चिमियावली। बात कर रहा हूँ मैं 18 मार्च की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल इसी चिमियावली गांव का एक किसान जब अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि गेहूं के खेत में एक नहीं बल्कि 2-2 डेड बॉडीज पड़ा है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे का है। दरअसल दोनों ही डेड बॉडीज का वहाँ पे सर मौजूद नहीं था। डेड बॉडीज को देख करके वो व्यक्ति इस प्रकार से डर जाता है कि वहाँ से भागते दौड़ते गाँव में आता है और इस बात की जानकारी पूरे गाँव के लोगों को देता है, जहाँ पे धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों ही डेड बॉडीज पे कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं था। हालांकि डेड बॉडी को देख करके पुलिस इतना तो अंदाज़ा लगा लेती है कि इन दोनों की हत्या यहीं पर की गई है। पुलिस अब उन दोनों की डेड बॉडी का सर ढूंढने के लिए एरिया में छानबीन करना शुरू कर देती है, जहां पे पुलिस को दोनों का सर तो नहीं मिलता है, लेकिन कपड़े के साथ साथ 3 जोड़ी चप्पल मिलता है, जिसमें से 1 जोड़ी शायद उस महिला की थी और 2 जोड़ी किसी बच्चे के थे। पर 1 जोड़ी एक्स्ट्रा जब चप्पल मिलता है तो पुलिस को लगता है कि शायद किसी तीसरे बच्चे की भी हत्या की गई होगी। पुलिस पूरे एरिया को छान मारती है, लेकिन इसके बावजूद भी तीसरा डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस जब उन दोनों डेड बॉडीज़ के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वालों का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उन दोनों की डेड बॉडीज का शिनाख्त कराने के लिए जिले के तमाम थानों में सूचना देती है और पूछताछ करती है कि क्या किसी थाने में किसी महिला और बच्चे का गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस इस एंगल से भी अपनी कोशिश कर लेती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है और लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। इन 10 दिनों में ना तो कोई व्यक्ति थाने में जाता है और ना ही उन दोनों डेड बॉडीज के बारे में पुलिस से भी पूछताछ करता है। पर जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, 1 अप्रैल को इधर चिमियावली गांव से एक व्यक्ति थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब बगल के ही सोन नदी किनारे एक महिला का सर पड़ा हुआ है। गांव का व्यक्ति जब इस तरह की सूचना पुलिस को देता है, पुलिस जब सोन नदी किनारे पर पहुँचती है और जब सर को देखती है तो पुलिस को भी यही लगता है कि शायद जो 10 दिन पहले महिला की जो डेड बॉडी मिली थी, ये सर उसी का है। लेकिन पुलिस अपनी तसल्ली करने के लिए अब उस सर को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये दोनों है कौन और इनकी हत्या किया किसने है। पुलिस अभी अपना जांच पड़ताल जारी ही रखी थी, तभी लगभग 1 सप्ताह बाद 8 अप्रैल को भी पुलिस को सूचना दी जाती है कि दरअसल मालनी गाँव के जंगल में भी एक लड़का का सर पड़ा हुआ है। पुलिस जब जंगल में जाती है, सर को बरामद तो करती है, लेकिन शायद कुत्ते उस सर के सारे मांस को खा चुके थे। पुलिस को लगता है कि वो सर शायद उस बच्चे का होगा। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, पुलिस के हाथ जब कोई सबूत नहीं मिलता है और ना ही पुलिस चाह करके भी अपराधी तक पहुंच पाती है, आखिरकार पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। पर जैसे ही 4 से 5 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार इसी चिमियावली गाँव का एक खबरी पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं ये तो आपको नहीं बता सकता हूँ कि वो दोनों मरने वाले कौन हैं और उनकी हत्या किसने किया है, लेकिन हमारे ही गांव का रहने वाला कलुआ है, जिसके घर में एक 4 साल की बच्ची आई है।
दरअसल वो बच्ची जब से उसके घर में आई है तब से कलुआ से सिर्फ एक ही बात कह रही है कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। दरअसल खबरी कलुआ का नाम यूं ही नहीं लेता है, बल्कि कलुआ भी अपनी जवानी का छटा हुआ बदमाश था और उस पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज थे। हालांकि अभी कलुआ की उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। खबरी जब इस तरह की सूचना देता है, आखिरकार पुलिस कोई चांस नहीं लेती है और 14 अप्रैल को अपनी टीम के साथ कलुआ के घर पे पहुंच जाती है। और पुलिस जब अपनी टीम के साथ कलुआ के घर पे जाती है तो जो तीसरा जोड़ा चप्पल मिला था उस चप्पल को भी अपने गाड़ी में साथ लेकर के जाती है। पुलिस जब कलुआ के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उस वक्त भी वो बच्ची कलुआ से एक ही सवाल कर रही थी कि मेरा चप्पल कहाँ पर है और मेरी मम्मी कहाँ पे है। हालांकि पुलिस जब उस बच्ची को देखती है कलुआ से सवाल करती है कि ये बच्ची कौन है। इस पे कलुआ पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब ये बच्ची मेरी खाला की बेटी है। दरअसल मेरी पत्नी के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए अपने घर जाने के लिए परेशान हो रही है। सोच रहा हूँ कि मैं भी इसके घर पहुँचा ही देता हूँ। कलुआ जब इस तरह की बातें कहता है, ना जाने क्यों पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। बच्ची जब अपने चप्पल के लिए रोती है तो पुलिस भी बच्ची से कहती है कि दरअसल वो चप्पल हमारे पास है। पुलिस जब अपने जीप से जाकर उस चप्पल को निकालकर उस बच्ची को दिखाती है, वो चप्पल देखकर बच्ची एकदम से खुश हो जाती है और चप्पल मिल जाने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि मेरी मम्मी कहाँ पे है। बच्ची जैसी इस तरह की सवाल करती है, पुलिस के सामने भी सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। दरअसल पुलिस अब कलुआ की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। इस पे कलुआ भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मैं उन दोनों की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। दरअसल मरने वाली महिला का नाम है ममता और वो बच्चा उसी का बेटा है जिसका नाम है करणपाल। कलुआ जब दोनों की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो उसके बाद से पुलिस कलुआ के साथ साथ 4 और लोगों को हिरासत में लेकर के आती है। दरअसल ममता जो मूल रूप से शाहजहांपुर के बहरवाल गांव की रहने वाली है। ममता के पिता जो पेशे से एक किसान है। दरअसल ममता जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ममता अपने माता पिता के साथ खुशहाल तरीके से अपना जीवन तो व्यतीत करती है, पर एक दिन ममता के पिता एक हत्या के आरोप में जेल चला जाता है और ममता के पिता जब जेल चला जाता है, इस सदमे को उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है और आखिरकार ममता की माँ की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ममता बेसहारा हो जाती है। उसके बाद से ममता के कुछ नाते रिश्तेदार जैसे तैसे उसकी परवरिश करते हैं। जब कुछ साल का समय गुजरता है, इधर ममता के पिता जब जेल से बाहर आता है, उसके बाद से अपनी बेटी को शाहजहांपुर से लेकर के गाजियाबाद में आ जाता है और फिर गाजियाबाद में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। लेकिन ममता जब अपने पिता के साथ गाजियाबाद में आती है तो यहीं पे ममता की मुलाकात सुनील से होती है। दरअसल सुनील जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ममता और सुनील की जब मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को इतना काफ़ी पसंद कर लेते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ममता के पिता इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं, पर बावजूद इसके ममता अपने पिता के खिलाफ जा कर के सुनील से शादी कर लेती है। लेकिन ममता जब सुनील से शादी कर लेती है, इस सदमे को उसके पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिरकार ममता के पिता की भी मौत हो जाती है। उसके बाद से ममता सुनील के साथ ही रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार ममता 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम करणपाल है और बेटी का नाम संजू। पर जैसे ही शादी के लगभग 10 साल का समय गुजरता है, अब इधर सुनील भी शराब का आदी हो जाता है। दरअसल सुनील इस प्रकार से शराब पीने लगता है कि जब भी शाम के वक्त घर पे आता है, नशे की हालत में अपनी पत्नी से झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि ममता की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। दरअसल दोनों के बीच में झगड़े तकरार ही नहीं होता है, बल्कि सुनील के अंदर अब अपनी पत्नी को लेकर के शक हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ में चक्कर चल रहा है। इसी बात को लेकर जब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, आखिरकार सुनील एक दिन फैसला करता है और अपनी पत्नी और बच्चों को बिना कुछ बताए ही घर छोड़ करके चला जाता है और उसके बाद से दोबारा कभी वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से ममता एक बार फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर बेसहारा हो जाती है। जब सुनील उसे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से ममता को भी गाजियाबाद में मन नहीं लगता है और ममता अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरठ शहर में आ जाती है।
पर ममता जब अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरठ शहर में आती है तो यहीं पर ममता की मुलाकात वाहिद से होती है। वाहिद जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो एक ऑटो चालक है। वाहिद जो कि मूल रूप से बदायूं जिले के भमौरी गांव का रहने वाला है। वाहिद के माता पिता और उसका पूरा परिवार भमौरी गांव में ही रहता है और उसका एक छोटा भाई गुड्डू जो नोएडा में रहकर बिल्डिंग का काम करता है। ममता और वाहिद जब शादी करने का फैसला कर लेते हैं, उसके बाद से वाहिद ममता और उसके दोनों बच्चों को लेकर नोएडा अपने भाई के पास आ जाता है और फिर मुस्लिम रीति रिवाज के तहत ममता से शादी कर लेता है। दरअसल ममता से शादी नहीं करता है, बल्कि ममता के साथ साथ उसके दोनों बच्चों का धर्म परिवर्तन भी कर देता है। शादी के बाद से ममता का नाम शाहीन, बेटे का नाम समीर और बेटी का नाम जैनब रख देता है। हालांकि वाहिद जब ममता से शादी करता है, इस बात की जानकारी अपने घर परिवार वालों को नहीं देता है। इस बात की जानकारी सिर्फ उसके छोटे भाई गुड्डू को मालूम होता है। नोएडा में आने के बाद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खुशहाल तरीके से लगभग 1 साल का समय तो गुजारता है, लेकिन यहाँ नोएडा में भी उसकी ज़्यादा आमदनी ना हो पाने की वजह से वाहिद भी परेशान हो जाता है और एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम अपने गांव चलते हैं। दरअसल गांव में सामानें भी सस्ती मिलती है और कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है। गांव में जाने के लिए जब ममता से कहता है, ममता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वाहिद जब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर गांव के लिए रवाना होता है तो अपने गांव में ना जाकर के बल्कि वहां से थोड़ी सी दूरी पे चंदौसी शहर में चला जाता है और चंदौसी शहर में एक किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है। दरअसल वहां से उसका गांव जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे होता है। अपने गांव के बगल के ही शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी शादी के बारे में अपने परिवार वालों से नहीं बताता है। चंदौसी में जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, बीच बीच में कभी कभार अपने गांव में भी जाता है और 2-4-10 दिन रहने के बाद वापस अपनी पत्नी के पास चला आता है। दरअसल वाहिद के परिवार वालों को कभी मालूम ही नहीं चलता है कि उसने शादी कर लिया है। इसीलिए वाहिद के माता पिता भी उसका रिश्ता अरमाना से तय कर देते हैं। अरमाना जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो संभल जिले के चिमियौली गाँव की रहने वाली है। दरअसल अरमाना के पिता का नाम है कलुआ और माँ के नाम है सोफिया। हालांकि वाहिद के माता पिता जब उसका रिश्ता अरमाना से तय करते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वाहिद अपने माता पिता से अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताता है और इस शादी के लिए तैयार हो जाता है और तारीख रखकर उसकी शादी भी कर दी जाती है। हालांकि वाहिद की जब शादी होती है, इस बात की जानकारी उसकी पत्नी ममता को कभी मालूम नहीं चलता है। शादी के बाद से वाहिद कुछ दिन अपने घर पे रहता है और कुछ दिन अपनी पत्नी ममता के साथ में रहता है। पर एक दिन वाहिद जब अपनी दूसरी पत्नी के साथ भमौरी गांव में होता है, इधर ममता अपने पति को बिना कुछ बताए ही अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके घर पे चली जाती है। और जब इधर वाहिद के घर पे पहुंचती है, तब जाकर के ममता को मालूम चलता है कि वाहिद ने दूसरी शादी कर ली है। ममता को जब मालूम चलता है कि वाहिद ने दूसरी शादी कर ली है, उसके घर में हंगामा खड़ा कर देती है और वाहिद के परिवार वालों को धमकी देते हुए कहती है कि वाहिद ने पहले मुझसे शादी की है, इसीलिए सबसे पहले मेरा वाहिद के ऊपर हक बनता है। वाहिद सिर्फ मेरे साथ रहेगा और अगर वाहिद मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं अभी का अभी थाने में जाऊंगी और जाकर पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। थाने में जाने की जब धमकी देती ये सुन करके वाहिद के माता पिता भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वाहिद ने सच में ही ममता को धोखा दिया है। इसीलिए वाहिद के माता पिता ममता को समझाते हुए कहते हैं कि अब वाहिद ने गलती तो कर ही लिया है, बेहतर है कि अब तुम भी वाहिद के साथ इसी घर में रहो। उसी घर में ममता को रहने की जब इजाज़त दे देते हैं, ममता भी वाहिद के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और फिर उसके घर में ही रहने लगती है। ममता उस घर में रहने लगती है। वाहिद और उसके माता पिता को तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी अरमाना को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अब अरमाना ममता से झगड़े तकरार करने लगती है और आखिरकार झगड़े तकरार करके एक दिन गुस्से में वापस अपने मायके चली जाती है। अरमाना जब मायके में चली जाती है, उसके बाद से वाहिद भी अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कई बार अपने ससुराल में जाता है। अपनी पत्नी के साथ साथ सास ससुर से भी बातचीत करता है, लेकिन अरमाना अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहती है कि ममता और उसके दोनों बच्चों के रहते हुए मैं वहाँ पे कभी वापस नहीं जाऊँगी। इसमें वाहिद अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उन तीनों को फिर से कहीं दूसरी जगह लेकर चला जा रहा हूँ। लेकिन इस पे अरमाना अपने पति के सामने एक शर्त रख देती है कि मैं
उनके जीते जी कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। जब तक उन तीनों का सर ला करके मुझे नहीं दिखा देते तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। जब इस तरह का शर्त सामने रखती है तो खुद अरमाना के माता पिता भी अब अपने दामाद को समझाते हुए कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो उन तीनों को बड़ी आसानी से इस दुनिया से हटाया जा सकता है। अरमाना के माता पिता जब वाहिद को इस तरह की सुझाव देते हैं, वाहिद भी अब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से जब अपने घर पे पहुंचता है, अब इन तीनों को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने छोटे भाई गुड्डू को भी शामिल कर लेता है और साथ ही साथ इस पूरे प्लान के बारे में अपनी पत्नी के साथ साथ सास ससुर को भी बता देता है। और इसी प्लान के तहत 17 मार्च को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के संभल के लिए रवाना होता है। दरअसल अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि संभल में मेरे दोस्त के यहाँ एक दावत है। ममता भी वाहिद की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से वाहिद जब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर के रवाना होता है तो अपने साथ में अपने छोटे भाई गुड्डू को भी ले लेता है। शाम के वक्त जब संभल में पहुंचते हैं उसके बाद से ऑटो पकड़ करके चिमिलिया गांव के लिए रवाना होते हैं। लेकिन चिमियावली गांव पहुंचने से पहले ही एक तिराहे पर उतर जाते हैं और वाहिद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता देखा हूँ, यहाँ से पैदल ही चलते हैं। तब तक रात्रि के लगभग 8 बज चुका था। उसके बाद से वाहिद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों और भाई के साथ पैदल ही वहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन कुछ देर तक जब पैदल चलते हैं, इधर ममता के पेट में दर्द होने लगता है। दर्द की वजह से जब वो पानी मांगती है, वाहिद अपने षड्यंत्र के तहत उस पानी में कुछ नींद की गोलियां मिलाकर उसे पीने के लिए दे देता है। जैसे ही वो पानी पीती है, पीने के बाद ममता बेहोशी की हालत में हो जाती है। जब बेहोशी की हालत में हो जाती है, उसके बाद से वाहिद अपने ससुर को वहाँ पे बुलाता है। इधर वहाँ पे कलुआ भी जब पहुँचता है तो अपने साथ एक तेजधार हथियार को लेकर के जाता है। उसके बाद से कलुआ, वाहिद और गुड्डू तीनों मिलकर के उसी तेजधार हथियार से ममता के गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से ममता की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से उस तेजधार हथियार से ममता के सर को भी उसके धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन तीनों मिल करके जब ममता की हत्या करते हैं, वहीं पे ममता का बेटा करण जो खड़े होकर के सब कुछ देख रहा था, देख करके इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। पर करण जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उसके बाद से ये तीनों जाकर के उसे भी पकड़ लेते हैं और उसी तेजधार हथियार से करण की भी हत्या करने के बाद उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। जब दोनों की हत्या कर देते हैं, वहीं पे उसकी 4 साल की बेटी अंजू भी खड़ी हुई थी, जो वाहिद का पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि पापा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज़ चल करके मेरे लिए टॉफ़ी दिला दीजिए। इधर कलुआ जब उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है तो वाहिद उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मात्र अभी 4 साल की है, इसे क्या पता कि हमने क्या किया है। दरअसल मैं इसे बहुत प्यार भी करता हूँ, इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद से कलुआ जो अपने साथ में एक पन्नी लेकर के गया था, उसी पन्नी में दोनों का सर रख लेते हैं और फिर सब के सब कलुआ के घर पे जाते हैं। कलुआ के घर पहुंचने के बाद वाहिद जब दोनों के सर को इधर अपनी पत्नी अरमाना को दिखाता है तो देखने के बाद अरमाना भी एकदम से खुश हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से उसी रात को ही कलुआ और वाहिद उस दोनों सर को लेकर के बगल के ही सोन नदी किनारे पे जाते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उसी गड्ढे में दोनों के सर को डालकर मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन ये सब मिलकर के ममता और उसके बच्चे की जब हत्या करते हैं, शायद उसी दौरान ही ममता, उसके बच्चे और बेटी तीनों का चप्पल वहीं पे छूट जाता है और ममता की छोटी बच्ची अपनी चप्पल के साथ साथ अपनी माँ को भी ढूंढने लगती है। कलुआ उस बच्ची को जब लेकर अपने घर पे आता है, अंजू अक्सर उसे अपनी माँ के बारे में ही पूछती है, क्योंकि वाहिद वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर बेटी को वहीं पे छोड़कर अपने घर चला जाता है। वाकई में कलुआ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस कलुआ के ही तहरीर पर उसकी पत्नी सोफिया, बेटी अरमाना, वाहिद और उसके भाई गुड्डू, इन चारों को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है गोपीराम प्रजापत। गोपीराम प्रजापत जो चूरू राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम। मोहम्मद इम्तियाज़ आलम जो वैसे तो किशनगंज बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पंजाब के लुधियाना में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर जो झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अहमद निर्बन। अहमद निर्बन जो चूरू राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मुकेश रौनियार। मुकेश रौनियार जो नेपाल के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।